Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we are going to learn Central State Relations. दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी चैप्टर वाइज याद करवा रहा हूँ विथ इजी ट्रिक्स विथ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे, क्विकली इम्प्रूवली रिकॉल कर पाओगे। एवरीथिंग जो भी मैं करवाऊँगा इस सीरीज के अंदर सब आपको याद हो जाएगा। और एक बात और, पूरी पॉलिटी कवर कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत पूरी पॉलिटी कवर कर रहे हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। और दोस्तों, ये स्केड्यूल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना हम थोड़े लेट हो चुके हैं। आज तारीख है 10, ठीक है, 10 नवंबर है आज। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो खत्म हो जाना चाहिए तब तक स्केड्यूल के हिसाब से, और इंटर स्टेट रिलेशन भी खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था मैं, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जो मैंने स्केड्यूल दिया है मंथली, इसको हम पूरा फॉलो करेंगे। मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे क्या 10 नवंबर है, तो मैं आपको कल तक एक वीडियो मिल जाएगी आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन की। फिर सेकंड वीडियो भी आपको जस्ट एक दिन के बाद मिल जाएगी, और फिर इसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन की वीडियो मिल जाएगी। मैंने इसका कंटेंट बना रखा है और आपको वीडियो एक एक दिन में ही मिल जाएगी, मतलब डेली आपको एक वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और 11, 12, 13 ये सारे जो शेड्यूल है बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे हम। दिसंबर का मंथ भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे, और दिसंबर तक हमारी पूरी पॉलिटी, पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पूरी पॉलिटी याद करा दूंगा आपको। फिर मैं एक्टिव रिको सेशन चलाऊंगा पॉलिटी का, ठीक है। फिर हमारे रैपिड रिवीजन मोड के सीरीज भी आएंगे अदर सब्जेक्ट के, ठीक है। वो भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा ये, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, फिर करंट अफेयर्स हो गए इनके पूरे साल के, ठीक है। फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, सब करा दूंगा। पूरी प्रीलिम्स की तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई फॉर्म रहेगा नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस भगवान से मनाओ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रहे, ठीक है। चलो, हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और एक बात और दोस्तों, ये रहा इंटरेस्टेड का रिलेशन का चैप्टर जो तैयार हो रहा है, ठीक है। और आपको वीडियो तुरंत मिलेगी, डोंट वरी। ये रहा इमरजेंसी, इमरजेंसी भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुरंत मिलेगी, तो इसकी टेंशन ना करो। अभी करना क्या है, अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं करा, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने ये लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बुक को, क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड नहीं करा ना, डाउनलोड करो और इसी तरीके से प्रैक्टिस करो जैसे मैंने करा है, ठीक है। देखो, बार बार लक्ष्मीकांत को पढ़ने से ना आप बाद में ही भूल जाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखो। कितनी बार पढ़ोगे, 10 बार, 15 बार, 15 बार भी पढ़ लो, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें भूलोगे आप। इसलिए बोल रहा हूँ, इन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ना तो आप 5 बार भी पढ़ लोगे ना लक्ष्मीकांत को, तो आप कभी नहीं भूलने वाले इस तरीके से। तो ये तरीके इफेक्टिव हैं, यूजफुल हैं ये तरीके। आप एक बार ट्राई तो करो, देखो होगा आपसे सब कुछ रिकॉल, होगा सब कुछ याद होगा आपको। और जब याद रहेगा ना, तभी प्रीलिम से परफॉर्मेंस आएगी तुम्हारी, तभी एमसीक्यू सही होंगे सारे। जो आप सिल्ली मिस्टेक करते हो ना, वो होंगे नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे, आर्टिकल 21 का जो क्वेश्चन आया था, राइट टू प्राइवेसी, वो गलत कर करके आए। अब आप बोलोगे आर्टिकल 21 का क्वेश्चन गलत करके आए, यस करके आए बच्चे, पूछना जरा, बहुत से बच्चों ने गलत करा होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, भूलोगे नहीं। क्योंकि क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्वेश्चन के जब आप आंसर खुद से दोगे तो आपको पता रहेगा ना इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। और जब आपको निमोनिक्स का यूज करोगे तो निमोनिक्स से आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा चीजें, जैसे मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रैक्टिस करो। एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे, आपके पास इतने ही दिन है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी अभी लेके चलनी है साथ साथ। फिर दिसंबर के बाद तो आपको प्रीलिम्स से पूरा घुस जाना है, ठीक है। तो इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, याद करते हैं। तो मैंने ये तरीके बनाए हैं कुछ याद करने के। LAF है जैसे कि, ठीक है, TDPC है, ठीक है, TDP पार्टी है ना, इसकी चंद्रबाबू नायडू की। तो ऐसे करके मैंने तरीके बनाए याद करने के। लद्दाख लैंड है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को हम याद करते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, और समझते हैं, ठीक है, विद क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझते हैं सब कुछ, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ते हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमने पावर्स को डिवाइड किया है, ठीक है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड करा है। किन चीज़ों में डिवाइड करा है, तो LAF हेड्स में करा है, ठीक है। इन हेड्स में डिवाइड करे हमने पावर्स को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी पावर्स हैं, फंक्शन है, उनको डिवाइड करा हमने मेजरली। तो वो क्या है, L से यहाँ पर है लेजिस्लेटिव, A से यहाँ पर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव, और F से क्या है फिनेंशियल। और एक किस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो देखो
लेजिस्लेटिव पावर जो हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं जो हमने डिवीजन करा है वो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव 256 से लेकर 263 तक, और फाइनेंशियल 268 से लेकर 293 तक। ठीक है, और एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ 63 है यहाँ 93 है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो आर्टिकल्स हैं इनके बीच में 30 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे कुछ चीज़ें याद रहती हैं ऐसे करके, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, याद रहती है, अभी ये भी याद कराऊंगा 245 से लेकर 255 तक का, तो ये भी याद कराऊंगा अभी। और एक बात और नोट करने वाली बात है कि हमने कोई डिवीजन जो है, कोई भी डिवीजन ऑफ पावर हमने डिवाइड नहीं करा किसमें, जुडिशियल पावर की। ठीक है, क्यों हमने जुडिशियल को इंटीग्रेटेड रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि हमें सेंट्रल लॉज को भी एनफोर्स करवाना है और स्टेट लॉज को भी एनफोर्स करवाना है। ठीक है, उसके अंदर हमें कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए हमने जो जुडिशियल पावर है उसको इंटीग्रेट जुडिशियल सिस्टम रखा, ताकि हम सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी क्या कर पाए, एनफोर्स कर पाए। ठीक है, इसलिए हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, जब उन कोर्ट्स को बढ़ाऊंगा मैं तो उसके अंदर सब कुछ याद कराऊंगा आपको। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स अंडर लेजिस्लेटिव हेड। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर्स को हमने डिवाइड करा, और इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखोगे, 245 से लेके 255 तक। ठीक है, तो आपको एक तो 250 रखना कि 250 तो आर्टिकल है जिनके अंदर हमने बात कर रखी है कि डिवीजन ऑफ पावर्स हो रही है सेंटर और स्टेट की, तो +5 कर दो इसके अंदर, और +5 मतलब 245 में +5 करोगे तो 250 आ जाएगा, फिर +5 करोगे तो 255 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है 245 से लेकर 255 तक हमें ये सारे आर्टिकल्स के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स मिलेंगे लेजिस्लेटिव हेड के, सेंटर और स्टेट में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, 250 बीच का याद रखना है, और मतलब 245 से 5 करोगे तो 250 मिलेंगे, फिर 250 से 5 प्लस करोगे तो 255 मिलेंगे। तो ऐसे करके याद कर लो, थोड़ा मेमोरी के अंदर ना थोड़ी अलग चीज़ें जाती हैं, यूनिक चीज़ें जाती है, तो याद रहता है। ठीक है दोस्तों, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इन दी सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब देखो हमने 4 एस्पेक्ट्स को डिवाइड करा सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर, तो इसको याद करने का तरीका है TDPC। अभी एस्पेक्ट्स क्या हैं, देखो जब हम लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करते हैं तो हम लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर बात करते हैं कि भैया कि लेजिस्लेटिव पावर है तो किन किन चीज़ों पर होगी। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पर होगी, तो हमने इसको डिवाइड करा है TDPC पे। जैसे देखो TDPC आपको याद रखना, TDP पार्टी है आंध्र प्रदेश में, और किसकी पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है। ठीक है, तो TDP से TDP पार्टी और C से चंद्रबाबू नायडू, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। और T से यहाँ पर क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशंस। ठीक है, अब टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंदर हम बात करेंगे कि भैया एक तो नेशन का अंदर कि नेशनली हम बात कर रहे हैं, और एक बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट का तो स्टेट में ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बात करेंगे तो उसमें सेंटर के पास पावर आ जाती है। ठीक है, अभी हम इसको बात करेंगे, अभी याद करेंगे, अभी तो ये याद रखोगे कौन से 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम सेंटर स्टेट पावर के डिवाइड करते हैं। डी से यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। अब शेड्यूल 7 सुना है ना आपने, शेड्यूल 7 के अंदर मैंने आपको याद भी कराया है कि भैया स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट है, फिर रेजुडरी पावर बनती है जिसको सेंटर को दे रखा है हमने, ये आपको याद करवाया है मैंने। फिर पी से यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। यस भैया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्टेट फील्ड के अंदर भी जिसके पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनके पास वो लॉज बना सके। सी से क्या है यहाँ पर, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ पर सेंटर का जो कंट्रोल हो जाएगा किसके ऊपर, स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर। अभी इसको हम आगे समझेंगे, अभी इतना याद रखो कि ये 4 एस्पेक्ट्स हैं इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, चलो अब टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अब देखो अभी हमने ये बताया था ना कि मैं अभी समझाऊंगा इसको आपको, तो अब हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, ये देखो टेरिटोरियल एक्सटेंट में, टेरिटोरी समझते हो ना आप, हैं टेरिटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पार्लियामेंट के पास है होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और ध्यान रखना होल पूरे इंडिया के अंदर, और आउटसाइड इंडिया अगर कोई हम टेरिटरी एक्वायर्ड भी करेंगे तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। मतलब पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया के लिए लॉज बना सकती है टेरिटोरियल एक्सटेंट में, और इंडिया से बाहर भी बना सकती है। ठीक है, इंडिया के बाहर मतलब कोई ऐसी जमीन है जो डिस्प्यूटेड है और उसके ऊपर भी लॉज कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। अब स्टेट के पास कौन सी पावर है टेरिटोरियल एक्सटेंट में, तो भैया अपने स्टेट में तो कर ही सकता है वो, पूरे स्टेट के अंदर होल स्टेट,
और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी, मतलब जो उसका स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं चीफ मिनिस्टर हैं, तो अपने स्टेट के अंदर और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट में वो टेरिटोरियल एक्सटेंड के ऊपर लॉज बना सकते हैं। और आउटसाइड स्टेट में कब बनाएंगे? आउटसाइड स्टेट में तब बनाएंगे ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट नेक्सस, मतलब जरूरत पड़ेगी, ऐसा हो रहा है कि भैया टकराव हो रहा है, तब बना सकते हैं। ठीक है, नेक्सस हो रहा है तब बना सकते हैं। अब एक बात और याद रखनी है आपको, थ्रू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना, लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ध्यान रखो। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पावर है उसके अंदर इंडियन सिटीजन इंक्लूड है, यस इंक्लूड है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है किसी भी वर्ल्ड के अंदर अगर है तो उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के अंदर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी उनकी है कहीं भी संसार के अंदर वर्ल्ड में तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पावर पार्लियामेंट के पास एप्लीकेबल है। ठीक है, अवेलेबल है, ये आपको याद रखना है। चलो, अब द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एब्डिकेटेड इन द फॉलोइंग एरियाज, ये ध्यान रखो। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लेस किया है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस को, किसके अंदर? ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे ना, एकदम अल्टीमेट पावर थोड़ी दे देंगे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सब कुछ चल रहा है। तो हमने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर भी पार्लियामेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं। क्या है? देखो, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीपीजी, मतलब पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है खुद से इसके अंदर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर खुद से लॉज बना सकती है, रेगुलेशन बना सकती है। किसमें? फॉर पीपीजी, पीपीजी से पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट। आप पढ़ते हो यार, आप ना लक्ष्मीकांत की बुक में ये पढ़ते हो कि प्रेसिडेंट के पास ये कुछ पावर्स हैं जिसके अंदर वो खुद ही से इनके ऊपर रेगुलेशन बना सकता है। ठीक है, पीपीजी के ऊपर पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए। अब इसको याद करना है कि ये पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट कहाँ का करेगा प्रेसिडेंट? तो वो करेगा लद्दाख लैंड पर। ठीक है, लद्दाख लैंड निमोनिक से याद करने के लिए। तो प्रेसिडेंट फॉर पीपीजी लद्दाख लैंड, तो देखो लद्दाख तो खुद हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यस। प्रेसिडेंट का पावर है, यस है। तो इसके लिए पीपीजी के लिए लद्दाख में वो रेगुलेशन बना सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी इस टाइम प्रेसिडेंट है, वो बना सकती हैं। एल से यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप, यस यूटी है, बना सकते हैं। एन से क्या है? अंडमान एंड निकोबार, यूटी है, यस बना सकते हैं। डी से यहाँ पर क्या है? डीएनएच एंड डीएडी, डीएनएच से है हमारा दादर एंड नागर हवेली और डीएडी से है दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूटी से हैं और यूटी के ऊपर प्रेसिडेंट खुद से मतलब खुद के बिहाफ के ऊपर ये रेगुलेशन बना सकते हैं, खुद से कर सकते हैं पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई उनको पीस करना है किसी लैंड डिस्प्यूट में, ठीक है, तो वो खुद से प्रेजेंट कर सकता है इनके ऊपर, लद्दाख लैंड के ऊपर। ठीक है, चलो अब देखो, हमने प्रेसिडेंट वाली पावर समझ ली कि भैया जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है, सोलरली पावर है, वहाँ पर पार्लियामेंट के जो है पावर्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की जो पावर है ना उस पर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लद्दाख लैंड के ऊपर, ये हमने समझ लिया, याद कर लिया। लेकिन गवर्नर्स की भी कुछ पावर है जहाँ पर पार्लियामेंट का जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वो है एसएजी। ठीक है, तो एसएजी से आपको याद करना है स्केड्यूल एरियाज, जिसके पास गवर्नर के पास पावर आते हैं। गवर्नर नोटिफाई कर सकता है, बता सकता है कि भैया पार्लियामेंट के कुछ लॉज है इन एरियाज पे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केड्यूल एरियाज है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज है, तो ये इनके ऊपर नहीं लगेगा। तो एक बात रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल एरियाज गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो गवर्नर के पास पावर आ जाती है स्केड्यूल एरियाज के अंदर कि गवर्नर जो है जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, ठीक है, पावर है, उनको चाहे तो वो अप्लाई नहीं करा सकती उनके एरियाज के ऊपर, और कराएगी। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन डाल दे गवर्नर या कुछ एक्सेप्शन डलवा दे। ठीक है, जो गवर्नर को नहीं पसंद, जो वहाँ के लोगों को नहीं पसंद, भाई ऐसा लगता है कि गवर्नर, ऐसा लगता है कि स्केड्यूल एरियाज के अंदर ये लॉज अगर आएंगे या फिर एनफोर्स होंगे तो जो उनके राइट्स है स्केड्यूल ट्राइब्स के, ठीक है, वो वायलेट हो सकते हैं, तो गवर्नर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है या फिर अप्लाई नहीं करने देगा। ठीक है, अभी हमने याद किया था कि गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती हैं जहाँ वो स्केड्यूल एरियाज के अंदर पार्लियामेंट के लॉज को, पार्लियामेंट की जो पावर है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की जो पावर है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से एरिया में गवर्नर कर सकता है? तो गवर्नर कर सकता है असम के अंदर। असम के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं ना,
तो उसके पास गवर्नर के पास पावर होता है, ठीक है, असम के अंदर। अब ये वाले स्टेट्स हम कैसे याद करते हैं, तो हम याद करते हैं एटीएम और फिर एक और एम। तो एटीएम से हमने याद कर रखा असम, टी से मिजोरम, एम से मेघालय, और फिर एक और एम जो है ना, ये मणिपुर नहीं है, नॉट मणिपुर, ये है मिजोरम, ठीक है, नो मनी से नॉट मणिपुर, ये है मिजोरम, ठीक है। तो असम के अंदर गवर्नर के पास है, और बाकी जो 3 स्टेट बचे, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके पास प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट लॉज को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इन एरियाज के अंदर, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलो याद हो गया, समझ गए आप, ओके। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं, हमने लेजिस्लेटिव पावर की बात कर ली, अब एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस बनोगे ना आप, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोगे। ऐसे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव, उनके पास पावर्स होती है, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उनके पास भी, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास क्या है इन दी फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो वो है कि भैया होल पावर, मतलब होल ऑफ इंडिया में बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स इंक्लूड हैं, डाले गए हैं, वो सारे के सारे के पास पार्लियामेंट का पावर है कि वो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सके, ठीक है, पार्लियामेंट का, ठीक है। पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉज बना सकती है एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेकर, ठीक है। और कौन से है, तो कंकरेंट लिस्ट, ध्यान रखना, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ओनली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेशली कन्फर्स टू द सेंटर, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट ने उस मैटर के ऊपर पहले से कोई लॉ बना रखा हो कि लॉ बना दे, तभी उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर आती है पार्लियामेंट की। इस चीज को ध्यान रखना, अगर कंकरेंट लिस्ट की कोई बात है तो कंकरेंट लिस्ट में कोई मैटर है, अगर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पहले से डाला हुआ है या फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है उसके ऊपर, उस मैटर के ऊपर, तभी पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव पावर वहां पर अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है, वहां स्टेट ही करेगा। चलो, टू एक्सरसाइज इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। मतलब अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जो इंडिया कंट्री की अदर कंट्रीज के साथ है, नेबर कंट्री के साथ है, ठीक है, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, और उन एग्रीमेंट को अगर हमें फुलफिल करना है तो हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर, इस मैटर के अंदर हम एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है पार्लियामेंट के मेंबर से ले सकते हैं, ठीक है, हो गया याद। चलो, अब स्टेट के पास कौन से पावर है, तो स्टेट का है कि भैया होल ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, बिल्कुल जो उनका लिस्ट है, उनके पास जो लिस्ट में मैटर है, उनके ऊपर स्टेट के पास फुल पावर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ऐसे कंकरेंट लिस्ट में क्या है भैया, दोनों आते हैं ना, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बट एग्जीक्यूटिव पावर इज जनरल होती है विद स्टेट। जनरल का मतलब क्या हो गया, जनरल का मतलब बात हो गया सारे घुस गए एक बार में, ठीक है, जनरल लोग हो गए, ठीक है, मतलब मिलावट सा हो गया मामला। अब जनरल और स्पेसिफिक बताऊंगा, स्पेसिफिक होता है ना, मैं पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल मतलब एज अ होल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे मैटर को एज अ जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है स्टेट के पास। अगर कुछ स्पेसिफिक मैटर के ऊपर अगर पार्लियामेंट लॉज बना दे तो उसके ऊपर पार्लियामेंट क्या जाती है, ये हमने भी बात कर ली है, ठीक है, हो गया ना याद। चलो, अब देखो, ये मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, याद करा रखा है कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। तो यूनियन लिस्ट में आपको मिलेंगे 100 - 2 98, और कंकरेंट लिस्ट में मिलेंगे आपको 50 + 2 52, और स्टेट लिस्ट में मिलेंगे आपको 60 - 1 59। और ये याद करवाया था मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर। चलो, अब डिवीजन ऑफ मैटर्स को हमने डिवाइड किया है इनके ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है, इन मैटर्स के ऊपर में डिवीजन है पावर्स जो सेंटर और स्टेट की, इन मैटर के ऊपर में डिवाइड करा है, ठीक है। तो यूनियन का हम कैसे कैसे डिवाइड करा, तो यूनियन का हमने पावर दिया है नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर के ऊपर, कि जहां पर नेशनल इंपॉर्टेंस है उन मैटर के ऊपर हमने यूनियन को दे दी पावर, ठीक है। जहां हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी लाने की, तो हमने वो यूनियन लिस्ट में डाल दिया। जहां बात कर रहे हैं जहां सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है, पूरे नेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी आए, तो वो हमने डाल दिया यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। अभी आगे पढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में। स्टेट को हमने कौन सी पावर दी, तो स्टेट को हमने बात दी भाई रीजनल की, कि भाई रीजनल लोगों की रीजनल डिमांड होती है, ठीक है, लोकल डिमांड्स होती है, ताकि उनको फुलफिल करें, लोकल इंपॉर्टेंस को फुलफिल कर पाए, डाइवर्सिटी को बना पाए, ठीक है। स्टेट की भाषा अलग होती है, स्टेट का कल्चर अलग होता है, तो उस डाइवर्सिटी को फुलफिल कर पाए, तो ये सारी पावर्स हमने स्टेट को दी। कंकरेंट में किसको दी, जहां पर दोनों की जरूरत है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सके, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इज डिजराइबल, यूनिफॉर्मिटी ऐसे नहीं आएगी मतलब सिर्फ सेंट्रल लॉज बनाए उसके स्टेट भी बना पाए, बट नॉट एनेसेसरी, ठीक है। तो परमिट्स डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्मिटी, मतलब डाइवर्सिटी लाएंगे विद यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इसलिए हमें कंकरेंट लिस्ट बनाया गया, ठीक है। अब देखो, अब रेजिडुअल पावर्स की बात करें। अभी रेजिडुअल पावर्स होते क्या है,
हमने बात करी थी यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब जो पावर इसके अंदर नहीं है, हमने मेंशन नहीं करे, तो जो बच जाता है वो होता है रेजिडरी। तो रेजिडरी पावर्स जो है हमने किसको दे रखी है? सेंटर को दे रखी है। क्यों? हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। मैंने आपको पढ़ा रखा है, सेकंड या थर्ड वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वहां पर हमने वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे रखी थी पावर, रेजिडरी पावर। तो हमने यहाँ किसको देंगे? सेंटर को देंगे, बिल्कुल। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जो रेजिडरी पावर होती है लेजिस्लेशन की, ये इंक्लूड है इसके अंदर पावर टू लिवाई रेजिडरी टैक्सेस भी, ये चीज को ध्यान रखना है। और ये आर्टिकल 248 के अंदर आए रेजिडरी पावर्स, ठीक है, मेंशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ लिया हमने कि भाई इसके अंदर हमने वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे रखी थी रेजिडरी पावर। और ऐसे ही इंडिया और कनाडा को इसमें प्रेजेंट में सेंटर के पास है रेजिडरी पावर्स, ठीक है। कनाडा के अंदर हमने मॉडल दिया इसका, तो कनाडा का मतलब फेडरलिज्म मॉडल दिया हमने, तो सेंटर के पास है बिल्कुल। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास स्टेट के पास है, तो स्टेट्स आता है इसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्टेट्स आता है, तो स्टेट्स के पास, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन देखो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं नेहरू जी, और नेहरू जी बात करते हैं कि भैया कि जो ये रेजिडरी पावर है ये स्टेट को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो रेजिडरी पावर है वो स्टेट्स को मिलनी चाहिए। और एक बात और दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आपके मेंस में काम आएगा, वो है रो। और रो क्या है भैया? देखो ये सारी जो कमेटीज है ना, राजमनार कमेटी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये सब के सब बात करते हैं कि भैया ये सारी जो पावर है ना ये स्टेट्स को मिलनी चाहिए। रेजिडरी पावर जो है ना ये स्टेट्स के पास आनी चाहिए। तो ध्यान रखना ये कमेटी के क्या है, रिकमेंडेशन है। राजमनार कमेटी, आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये सब बात करते हैं कि भैया स्टेट्स को पावर मिलनी चाहिए रेजिडरी की, ठीक है। तो ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग का काम आएगा, ठीक है। अब सरकारी कमीशन ने बोला है कि भैया रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन जो है ना ये तो सेंटर को दे दो, ठीक है, रेजिडरी पावर ऑफ टैक्सेशन, बट अदर रेजिडरी पावर जो है ना ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, ठीक है। ये सरकारी कमीशन बोलता है, सही है, ये रिकमेंडेशन है और ये आपको मेंशन में काम आएगा। चलो, अब मैंने आपको ये भी याद कराया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम 5 सब्जेक्ट्स को कहाँ से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं। क्यों? इसकी इंपोर्टेंस को देखते हुए कि भाई स्टेट लिस्ट के अंदर थे तो स्टेट इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी, हम डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में ताकि सेंटर भी काम कर सके। तो उसको याद करने का तरीका था WEFP है, ठीक है। तो डब्ल्यू साहब याद रख सकते हो, वेट एंड मेजर। भाई स्टेट का जो वेट एंड मेजर अगर डिफरेंट होगा अलग अलग स्टेट का, तो सेंटर कैसे काम कर पाएगी इस पर? इसलिए सेंटर का भी डाल दो, ठीक है, इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दो ताकि सेंटर भी इस पर काम कर सके। अब ई से क्या है? एजुकेशन। भैया स्टेट ही काम करेगा एजुकेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पर काम ना करे क्या? केंद्रीय स्कूल ने बनाया क्या? बिल्कुल एजुकेशन पर काम करना चाहिए केंद्र सरकार को, इसलिए हमने इसको डाल दिया कंकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है भैया हमारे इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी छोड़ दो भैया हमारे एनवायरमेंट के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल सेंटर को इस पर लॉस बनाने चाहिए। पीछे क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन और बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ स्टेट काम करेगी तो काम नहीं हो पाएगा ना, इंटीग्रिटी कैसे बनेगी? तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करे, इसलिए हमने इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। ऐसे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अपने बात करते हुए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो भी कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए ताकि दोनों मिलकर काम कर सके, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके, ठीक है। याद हो गया ना आपको? बहुत ही आसान था। द वर्ड प्लानिंग कैन ओनली बी सीन इन कंकरेंट लिस्ट। अब देखो यहाँ पर ओनली पे ध्यान रखना है कि जो प्लानिंग वर्ड है ना वो सिर्फ आपको कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलेगी। तो इसे ध्यान रखना, भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, स्टेट बेसिस में क्वेश्चन बनता है कि भैया प्लानिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो किस लिस्ट में आएगा? तो वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, क्योंकि ओनली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि ओनली सीन इन कंकरेंट लिस्ट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किसमें मिलेगा? आपको कंकरेंट लिस्ट में मिलेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कहाँ मिलेगा? कंकरेंट लिस्ट में मिलेगा। तो प्लानिंग वर्ड से आपको ध्यान रखना, अगर प्लानिंग जहाँ लिखा हुआ है तो समझ लो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। समझ गया क्या? कितना ईजी था और आप भूलोगे भी नहीं कभी, है ना। चलो यहाँ पे 2 नंबर बन गए आपके प्रीलिम्स के। चलो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। अब देखो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में समझाया था कि बस भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉज बना सकती है, ठीक है, बट किन मैटर्स के ऊपर और कब, है ना। तो ये जान लो। तो आर्टिकल 249 है, उसमें लिखा हुआ है कि जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करे और बोल दे कि भैया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट आप इंटरफेयर करो और इस मैटर के ऊपर आप लॉज बनाओ, ठीक है, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन को पास करे। अभी ध्यान रखना स्पेशल मेजोरिटी से पास करना चाहिए रेजोल्यूशन को, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है जब नेशनल इमरजेंसी आ जाए, अगर नेशनल इमरजेंसी होगी ठीक है कंट्री के अंदर, तो जो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकती है, ठीक है। अब आर्टिकल 252 में मिलेगा आपको कि भैया
जब स्टेट एक या दो स्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू, देखो आर्टिकल 252, तो टू से लिंक करो, टू और मोर स्टेट जब रिक्वेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, वे रिक्वेस्ट करे कि इन मैटर के ऊपर आपको लॉ बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यस पार्लियामेंट उसके ऊपर फिर लॉज लेकर आ सकती है, बना सकती है। 253, तो लिंक करो थ्री को विथ लेटर वर्ड कैट से, कैट से क्या रखना है, कन्वेंशन एग्रीमेंट और ट्रीटीज। अब देखो इसमें ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है कि भैया कन्वेंशन और एग्रीमेंट और ट्रीटीज इनके ऊपर जो है ना पार्लियामेंट खुद ही अपने आप से ही, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछेगी और उनके ऊपर लॉज बना देगी, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट का पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है आर्टिकल 253 के अंदर। अब एक बात और, 356 और 365 प्रेसिडेंट रूल है, यस जब प्रेसिडेंट रूल लग जाए तब भी पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर क्या बनाए, लॉज बना सकती है जब प्रेसिडेंट बोल दे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट रूल है तो प्रेसिडेंट बताएगा ना। चलो आर्टिकल 251 क्या है, 251 यहाँ मैंने कट मार रखा है, 251 क्या है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 और 250 एंड स्टेट लेजिस्लेशन। भैया 249 और 250 में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है लॉज के अंदर तो उसकी बात करता है आर्टिकल 251, ठीक है। अब इसको यहाँ समझते भी, आर्टिकल 251 बात करता है स्पेसिफिक मैटर के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिक मैटर की बात करता है, आर्टिकल 251 करता है स्पेसिफिक मैटर, और आर्टिकल 254 बात करता है जनरल मैटर के ऊपर, जनरल सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो 251 कहता है कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 और 250 एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भैया जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का भी कानून है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून है अंडर आर्टिकल 259 में, तो वो इनकंसिस्टेंसी डील करता है क्या, आर्टिकल 251, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना स्पेसिफिक लॉज होंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक मैटर के ऊपर होगा, और 254 जनरल मैटर, बहुत सारे मैटर उसके अंदर इंक्लूड होंगे और जनरल चीज़ें होंगी, ठीक है, यह आर्टिकल 254 बात करता है, ठीक है। अब दोस्तों ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसको इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो सेकंड वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, एक दिन में मिल जाएगी, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तो अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, और अभी ये लेक्चर बचा हुआ है बहुत कुछ अभी पढ़ना है इसके अंदर, तो जल्दी मिल जाएगी आपको वीडियो, और हम उसी स्केड्यूल को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम दिसंबर तक पूरी पॉलिटी को याद कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, पॉलिटी तो छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, और ऐसे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी चलेगी हमारी, ठीक है, प्रीलिम्स 2025 के लिए, और प्रीलिम्स क्रैक भी होगा, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत करो, सब कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी थोड़ी तबीयत डाउन है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग भी करना नहीं चाह रहा वीडियोज़ को, और अगली वीडियो जल्दी मिल जाएगी आपको। चलो, और अपनी भी सेहत का ध्यान रखो, आप अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों पर वर्क करो, ठीक है दोस्तों। जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो काम सही से कर नहीं पाते हम, ठीक है। चलो बाय।